नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। IRCTC ने बीते शुक्रवार को 23 सितंबर से 2 अक्टूबर तक की केदारनाथ यात्रा के लिए हेली टिकट की ऑनलाइन बुकिंग के लिए वेबसाइट खोली हुई है। 7 बजे तक यात्रा पर आने वाले देश भर के तीर्थयात्रियों ने 90% टिकटों की बुकिंग की है। हालांकि हेली सेवा में मौसम की चुनौती बनी हुई है। यूकाडा के ACEO संजय सिंह टोलिया ने कहा कि आगे भी IRCTC के माध्यम से 2 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक हेली टिकटों की बुकिंग की जाएगी। केदारनाथ यात्रा के लिए हेली की काफी मांग है। हेली संचालन में सुरक्षा मानकों पर गहन निगरानी की जा रही है। अभी तक 9000 की टिकटों की बुकिंग हो चुकी है और आज भी हेलीकॉप्टर की बुकिंग की गई है और वहां पर मौसम बिल्कुल साफ है। जो शटल सर्विसेज केदारनाथ और हेमकुंड साहब इनके लिए जो शुरू की गई है वो 15 सितंबर से हमने शुरू की है, जिसके लिए हमने अभी जो मोटा मोटी जो है 9000 टिकट हमारी लगभग की बुकिंग हमने खोली थी IRCTC के माध्यम से। उसमें से हमारी लगभग 90% टिकटों की बुकिंग हो चुकी है। 15-16 को हमारी सॉटी उतनी नहीं हो पाई थी, लेकिन अब मौसम हमारा क्लियर है, अच्छी यात्रा चल रही है। DGCA की जो गाइडलाइंस हैं, SOPs हैं, उसके आधार पर हम इस यात्रा को चला रहे हैं। नगर निगम देहरादून शहर को स्वच्छ रखने को लेकर निरंतर नए प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में नगर निगम देहरादून के द्वारा एक सफाई मशीन की खरीद की गई। इस सफाई मशीन का बीते दिन ट्रायल हुआ। इस दौरान इस सफाई मशीन के विभिन्न तरीकों को देखा गया। सफाई मशीन की खूबी यह है कि मशीन के आगे लगे ब्रश सफाई करते चले जाते हैं, जबकि आसपास लगे पाइप्स के द्वारा सड़क पर पानी छिड़का जाता है, जिससे सड़क से धूल न पड़े। इसके साथ ही मशीन में एक बड़ा वैक्यूम पाइप भी लगा हुआ है, जिससे बड़े कचरे को आसानी से निकाला जा सकता है। नगर निगम देहरादून के मेयर ने इसको लेकर कहा कि इस मशीन से सड़क के मुख्य मार्ग और चौराहों की सफाई में नगर निगम देहरादून को काफी मदद मिलने वाली है। तो रोड स्वीपिंग मशीनों के माध्यम से शहर का जो व्यस्ततम हमारे चौक हैं, चौराहे हैं, उन पे जो भी क्या होता है कि बहुत बार गंदगी पड़ी रहती है। कुछ पॉलीथीन वगैरह या किसी ने कुछ अगर कोई गिलास विलास वगैरह फेंक दिया, ऐसी कुछ जो समस्याएं रहती हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए ये 2 रोड स्वीपिंग मशीन हमारी हैं और ये प्रमुख चौक चौराहे पे जाएंगी लगातार और वहाँ से जो इस प्रकार की कोई गंदगी होगी उसका गंदगी हटा के और शहर को साफ सुथरा रखने का काम करेगी। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के मंगलवार को हल्द्वानी तहसील कार्यालय में हुए निरीक्षण ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार से लेकर पटवारियों और अमीन तक किसी के पास लंबित मामलों की सही जानकारी नहीं थी। कमिश्नर द्वारा पूछे गए सवालों पर सभी अधिकारी एक दूसरे का चेहरा देखते नजर आए। निरीक्षण के दौरान तहसील परिसर की पार्किंग अव्यवस्था, गंदगी और शौचालयों की खराब स्थिति पर कमिश्नर ने गहरी नाराजगी जताई और तुरंत व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। जब वो कोर्ट रूम पहुंचे और लंबित मामलों 143 के प्रकरणों और बकायेदारों की सूची चस्पा करने संबंधी जानकारी मांगी तो अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस पर कमिश्नर ने कड़ी फटकार लगाते हुए पत्रावलियों के रखरखाव को भी असंतोषजनक बताया। कमिश्नर रावत ने साफ निर्देश दिए हैं कि 3 माह के भीतर तहसील में लंबित पड़े सभी मामलों का निस्तारण किया जाए, अन्यथा जिम्मेदार अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो इंस्पेक्शंस हैं 2 तरह के। एक तो औचक होते हैं जो कभी कभी हम करते रहते हैं, और कुछ ऐसे इंस्पेक्शंस होते हैं जो पहले से डिफाइंड हैं, जो रेवेन्यू मैनुअल के तहत हमें करने हैं। तो कमिश्नर को भी 3 साल में एक बार एक तहसील को देखना होता है। उस क्रम में ये इंस्पेक्शन आज मेरे द्वारा किया गया। इसमें कुछ तो गंभीर खामियां हैं, जैसे एक तो 143 की जो रिपोर्ट्स लगनी हैं उसका रखरखाव ठीक से नहीं है। और भी मुझे पता चला कि बहुत सी जो फाइलें हैं ये SK के कक्ष में तो लंबित थी ही। इनका कहना है कि इसमें से 25-26 फाइलें इनके घर पे भी हैं, तो उनको भी मंगवाया जा रहा है अभी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। बैठक में 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मंत्रिमंडल ने अपनी संस्तुति दी है। कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने दी। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल की इस बैठक में 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है और इस पर मंत्रिमंडल ने अपनी सहमति दी है। प्रदेश में सगंध और औषधीय पौधे लगाने पर सरकार की ओर से अनुदान दिया जाएगा। उत्तराखंड कारागार विभाग में आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारियों को रखा जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में 2010 से पहले TET पास न होने वाले अध्यापकों के लिए शिक्षा विभाग पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। अंतर्राज्यीय दिव्यांग से शादी करने पर अनुदान 25,000 से बढ़ाकर के स्थान पर मिलेगा 50,000 किया गया। और 6 प्रस्तावों पर चर्चा के उपरांत सहमति दी गई। इसमें जो पहला प्रस्ताव आया था वो कृषि विभाग का आया था। इसमें उत्तराखंड में महक क्रांति नीति 2026 से लेकर 36 तक के लिए बनाई गई है। उसका प्रख्यापन भी थी। जो एरोमेटिक प्लांट्स हैं उनको अधिक से अधिक
कितने किसान लगाएं और इसमें क्या सब्सिडी हो, इससे संबंधित यह नीति थी और सशक्त उत्तराखंड के संकल्प को प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आपको पता है माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक निर्देश दिया है जो पूरे देश पर लागू हुआ है कि ऐसे शिक्षक जो 2010 के पहले से नियुक्त है, उन्होंने टीटी नहीं कर रखी है, तो टीटी क्वालिफाई करना उनको अनिवार्य किया गया है प्रमोशन के लिए। उसमें पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के लिए शिक्षा विभाग को कैबिनेट ने निर्देश दिया है कि आप इसमें पुनर्विचार याचिका दाखिल करिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की नई कार्यकारिणी में शामिल सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों ने आज पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर भाजपा मुख्यालय में हवन पूजन का भी आयोजन किया गया। इसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आज नवरात्रि के दूसरे दिन नई टीम ने कार्यभार संभाला है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आज रात्रि तक पहुंचेंगे और कल पूरा दिन बैठक का क्रम चलेगा। जहां प्रदेश के मोर्चे बनाए हैं तो उनकी टीम बननी है, उस पर चर्चा होगी। संगठनात्मक विस्तार के दृष्टिकोण से ये बैठकें रहेंगी। इसके साथ बूथ प्रबंधन को किस प्रकार से प्रभावी कर सकते हैं, इस पर बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि 2027 लक्ष्य में रहेगा और इस बार एक बड़ी टीम हमको मिली है जिन्हें हम बूथ केंद्रित योजनाओं के साथ जोड़ेंगे और 2027 में हैट्रिक बनाकर तीसरी बार प्रदेश में काबिज होंगे। देखिए, नवरात्रों का आज दूसरा दिन है और आज से ही हमारी नई टीम ने अपना कार्यभार ग्रहण किया है। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन CPL संतोष जी आज यहाँ रात्रि तक पहुँचेंगे। कल लगातार बैठक का क्रम चलेगा जहाँ संगठन के व्यापक स्वरूप को हमने मोर्चे प्रदेश के बनाए हैं। प्रदेश की मोर्चे की पूरी टीम बननी है, मोर्चों की जिले की टीम बननी है। तो संगठनात्मक विस्तार स्वरूप के दृष्टिकोण से कार्यशाला रहेगी। इसके साथ साथ बूथ प्रबंधन, हमारा जो पार्टी का नारा भी है, बूथ जीता चुनाव जीता, इस भाव के साथ बूथ के प्रबंधन को किस प्रकार से प्रभावी हम कर सकते हैं, इस दृष्टिकोण से भी कल की बैठक में चर्चा करेंगे। 2027 हमारे लक्ष्य में रहेगा और इस बार हमको एक बड़ी टीम, पंचायतों की भी प्रधान हो गए, BTC मेंबर हो गए, जिला सदस्य हो गए, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, नगर निगम के पार्षद हैं, महापौर हैं, एक बड़ी टीम हमको मिली है। सभी टीम को भी हम बूथ केंद्रित योजनाओं के साथ जोड़ेंगे और 2027 में भारतीय जनता पार्टी एक बार हैट्रिक बनाकर तीसरी बार प्रदेश में सत्ता पर काबिज होगी। धरती पर साक्षात 8वें बैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम में इन दिनों खुशनुमा मौसम के बीच देश के कोने कोने से तीर्थ यात्रियों के दल श्री हरिनारायण प्रभु के दर्शनों के पुण्य लाभ अर्जित करने बड़ी संख्या में बद्रीपुरी पहुंच रहे हैं। श्राद्ध पक्ष के संपन्न होने के बाद अब शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर श्रद्धालु पतित पावनी मां अलकनंदा नदी के तट और तप्त कुंड में आस्था की डुबकी लगाने के बाद भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के साथ बद्रिश पंचायत और अखंड ज्योति के दर्शन से अभिभूत हो रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त से ही मंदिर सिंह द्वार पर बोल बद्री विशाल की जय के जयकारे नारायण पर्वत के मध्य विशालपुरी में गुंजायमान हो रहे हैं। यहाँ प्रतिदिन 5000 से अधिक श्रद्धालुओं की आमद दर्ज हो रही है। वहीं कपाट खुलने से लेकर अब तक करीब 13,72,000 श्रद्धालुओं ने भगवान श्री बद्री विशाल जी के दर्शनों का पुण्य लाभ अर्जित किया है। आपदा के तहत नगर पालिका क्षेत्र के मखड़ेती गांव में प्रकृति कहर बनकर टूटी है। बादल फटने की घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया है। इस भयावह आपदा में 5 दुकानें और 3 आवासीय मकान मलबे में समा गए। सबसे दर्दनाक दृश्य उस समय सामने आया जब एक दुकान स्वामी और उनकी पत्नी की तेज बहाव में बहने से मौत हो गई थी। घटना के बाद प्रशासन और सरकार की टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों को राहत और पुनर्वास का आश्वासन दिया और मकानों का पुनर्निर्माण और नुकसान की भरपाई के लिए उचित मुआवजा भी दिया जाने की बात कही। लेकिन 1 सप्ताह से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी गांव के लोग अभी भी अस्थायी राहत में गुजारा कर रहे हैं। कुछ परिवारों को स्कूल में रहना और आवश्यक वस्तुएं मुहैया कराई गई हैं, लेकिन सभी की निगाहें अब सरकार और प्रशासन की स्थायी पुनर्वास योजना पर टिकी हैं। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द ठोस कदम उठाया जाए जिससे वे फिर से अपने जीवन को पटरी पर ला सके। उम्मीद है कि प्रशासन अपने वादों को निभाएगा और पीड़ितों को शीघ्र राहत मिलेगी। मेरे यहाँ शिकारफुल में मकड़ेती गाँव में रेस्टोरेंट था। उसी रेस्टोरेंट से मेरी दवाई पानी का खर्चा आता था। मुझे 1 साल पहले पैरालाइज अटैक पड़ा, ये मेरा हाथ और पाँव नहीं चलता, वहीं से मेरी दवाई का खर्चा आता था। अब वो रेस्टोरेंट बनने के कारण अब मेरी दवाई पानी का खर्चा कहाँ से आएगा? जब तक गवर्नमेंट बना के देगी तब तक मैं दवाई का खर्चा कहाँ से चलाऊंगा? अभी सरकार की तरफ से कुछ भी मदद नहीं मिली है। हम ये चाह रहे हैं मामा जी, मतलब हमारा जो है घर बार की व्यवस्था जल्दी हो, क्योंकि हम इस प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय मकड़ती में रह रहे हैं जो हमारे को मतलब सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है। लेकिन हम स्कूल में भी कितने दिन रहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन 15 दिन महीना रह पाएंगे। उसके बाद हमारे जो है छत की व्यवस्था हो जाए
उसमें हमारी जो आई थी, हमारे अध्यक्ष आई थी मीरा सकलानी जी, उन्होंने हमारे लिए व्यवस्था की थी कि हम आपको 1 महीने के अंदर अंदर मतलब 1 हफ्ते के अंदर हमारी टीम आएगी, हम तुम्हारे को जमीन का निरीक्षण करेंगे और आपको जगह का घर बना के देंगे। ये एक बहुत दुख की घड़ी थी जिससे अभी तक वहाँ के दुकानदार, रहने वाले, मकान वाले उबर भी नहीं पा रहे। सब इतने परेशान हैं और रोजगार की वजह से इतनी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि हमारा पहले रोजगार पे ही सब निर्भर था। अब रोजगार है नहीं तो हम क्या कर सकते हैं इस समय। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।